पहलवान सास। मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी, नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हूँ तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ हाँ मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल, ज्यादा बक बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक आप दो औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो? तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है। अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ हाँ, आप ज्यादा ना 30 मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहां आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहां हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अब लड़ते क्या कर लोगी? अरे जा भेजा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है, तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना।
आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। हाँ? ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जाग गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी। गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ। ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे, क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत, एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था। आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना। पनौती बहू। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है। डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो। देखा, आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है। रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। भगवान उठा ले मुझे, भगवान। कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है।
वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटे, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाते ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं, मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। फिर वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं।